नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले ज्योग्राफी के वीडियोस में हमने वर्षा के टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास किया और वर्षा के कुछ प्रकारों को देखा। जैसे आपको बताया गया पर्वतीय वर्षा कैसे होती है, क्या स्वरूप उसका होता है। चक्रवाती वर्षा संवहनी वर्षा को बताया कि संवहनी वर्षा में क्या कंडीशन होती है और कैसे होती है। तो उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हुए चक्रवाती वर्षा और वर्षा के और तमाम जो विभिन्न स्वरूप हैं, कृत्रिम वर्षा, अम्ल वर्षा, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, भारत में वर्षा की क्या स्थिति हो सकती है, कौन कौन से भारत में मानसून का क्या क्रम है, ठीक है, शीतकालीन वर्षा आपने देखी होगी। तो इन विभिन्न कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे और अच्छे से जो है जो क्वेश्चन इन कॉन्सेप्टों से आ सकते हैं उन चीजों को हम लेके आगे वीडियोस को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं लिखा हुआ चक्रवाती वर्षा, चक्रवात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, आप परिचित होंगे। तो चक्रवाती वर्षा मतलब साइक्लोनिक रेन। अब देखिए समझिएगा कि चक्रवाती वर्षा का मतलब ये है कि चक्रवात से होने वाली वर्षा, चक्रवातों के कारण जो वर्षा का स्वरूप हमको देखने को मिलता है उसको हम चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। इस चक्रवात का मतलब क्या होता है, पहले तो चक्रवात समझिएगा तब चक्रवाती वर्षा वाली बात आएगी। तो चक्रवात का मतलब देखिए, चक्रवात दो शब्दों से मिलकर बना है, चक्रधन बात, चक्र धन बात। इस चक्र का मतलब आपको पता है, चक्कर गोल गोल, और बात का मतलब क्या होता है, वायु। अर्थात आप ऐसे समझेंगे चक्राकार वायु। कैसी वायु, चक्राकार वायु। अर्थात चक्राकार मार्ग पर चलने वाली वायु को ही हम क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। और जब चक्राकार मार्ग में वायु चलती है तो एक ऐसी संरचना का निर्माण करेगी और इसके कारण जो भी वर्षा का स्वरूप देखने को आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं चक्रवाती वर्षा। तो थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जैसे उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं कि चक्रवातों के कुछ विभिन्न नाम होते हैं। इससे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि चक्रवात का स्वरूप कैसा देखने को मिलता है। तो आप याद रखेंगे, एक दो सवाल आते हैं कि चक्रवात में जो चक्रवात की जो दिशा होती है, वायु की जो गति होती है वो कैसी होती है, एंटी क्लॉक। कैसी होती है, एंटी क्लॉक। अच्छा देखिए चक्रवात का मतलब क्या है, चक्राकार वायु। एक कंडीशन और होती है इसके ठीक उल्टी, प्रति चक्रवात की, एंटी साइक्लोन की। एंटी साइक्लोन में देखिए चक्रवात में मौसम कैसा रहेगा, अशांत मौसम रहेगा। यहाँ मौसम कैसा है, अशांत, घोर टाइप का देखने को मिलेगा। जबकि जो आपका एंटी साइक्लोन होगा या प्रति चक्रवात होगा, तो प्रति चक्रवात का मतलब समझिएगा कि मौसम एकदम कैसा होगा, शांत होगा। तो कभी आपसे चक्रवात की गति पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, एंटी क्लॉक। और प्रति चक्रवात की कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, ये देखिएगा एक और क्वेश्चन कि चक्रवात के केंद्र में, चक्रवात के केंद्र में देखिए ये मैंने गोलाकार कोई आकृति बनाई है, इसी केंद्र में मैंने लिखा हुआ है एल। एल का मतलब क्या है, लो। क्या है एल का मतलब, लो। कि केंद्र में हमेशा कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। और जबकि ये देखिए केंद्र में कैसा प्रेशर है, कैसा दाब है, लो प्रेशर है। और यहां कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई प्रेशर। देखिए प्रेशर की या दाब की एक विशेषता होती है वायु के संदर्भ में कि हमेशा वायु जो है जब क्षैतिज चलेगी तो हाई प्रेशर से कहा जाएगी लो प्रेशर। मान लीजिए ये लो प्रेशर है, ये क्या है, वायु का हाई प्रेशर। आपको पता है कि वायु हम पर या धरातल पर क्या डालती है, एक प्रकार का दाब डालती है, प्रेशर डालती है। तो आप याद रखेंगे पवन की जो गति होती है, पवन की क्षैतिज मार्ग पर जब पवन चलती है, वायु चलती है, तो उसकी विशेषता होती है कि पवन सदैव हाई प्रेशर से कहाँ चलती है, लो प्रेशर की। अर्थात ऐसे समझ सकते हैं कि जहां धरातल पर लो प्रेशर होगा, उस लो प्रेशर को कवर करने के लिए हाई प्रेशर की तरफ से वायु क्या करेगी, मूव करेगी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके पास अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्य विभिन्न ग्रहों और उपग्रहों को सबको क्या देता है, ताप। क्यों देता है, क्योंकि सूर्य के पास क्या है, अधिक ताप है। तो जिसके पास चीज अधिक होगी वही किसी कम वाले व्यक्ति को चीज दे सकता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से गति कैसे होगी, लो प्रेशर की ओर। ये क्षैतिज पवन के प्रवाह की दिशा होती है। ठीक, तो देखिए कुछ ऐसी कंडीशन बनती है। देखिए पहली बात, चक्रवात जब भी आएगा तो सागर के ऊपर आएगा। चक्रवातों की शुरुआत हमेशा होगी किसी न किसी सागर या महासागर के ऊपर देखने को मिलती है, क्योंकि सागर क्या होंगे, पहले गर्म होंगे। और आपको बताया था कि गर्म वायु क्या होगी, जब सागर का पानी गर्म होगा तो गर्म होने के बाद बाष्पीकरण क्रिया प्रारंभ होगी और
वायु कहाँ उठेगी, ऊपर दिशा में उठेगी। तो ऊपर दिशा में जब वायु उठती है तो ऊपर उठने के क्रम में आप देखेंगे कि जब वायु ऊपर उठी तो जो सागर या धरातल से सटा वायुमंडल हुआ वहां कैसा प्रेशर हो गया, लो प्रेशर हो गया, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हाई प्रेशर देखने को मिलता है। तो हमेशा आप याद रखेंगे, क्या बहुत डीप में हम जाने का प्रयास नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना समझिएगा कि चक्रवात हमेशा कहाँ उत्पन्न होता है, सागरों के ऊपर उत्पन्न होता है, पहली बात। दूसरी बात, सागर का तापमान क्या होना चाहिए, अधिक। ऐसा नहीं है कि ठंडे सागरों में चक्रवात देखने को मिलता है। इसीलिए चक्रवात को भी दो भागों में बांटा गया है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो चक्रवात उष्णकटिबंध में आते हैं उसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलेंगे, और जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंध में आएंगे उनको शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलेंगे। कभी शीत कटिबंध या बिल्कुल ठंडा जहां सागर होगा वहां चक्रवात की कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो देखेंगे कि ऐसे समझिए, मान लीजिए ये क्या है, जल है, कोई सागर का क्षेत्र। तो एक कंडीशन होती है, एक स्थिति देखिएगा, एक संरचना होती है, एक प्रभाव होता है ट्रिगर प्रभाव। कौन सा प्रभाव होता है, ट्रिगर प्रभाव। अभी ट्रिगर प्रभाव का देखिए, ट्रिगर से क्या करते हैं आप, ट्रिगर का मतलब ऐसे समझिए किसी चीज को स्टार्ट करने वाला। अभी देखिए गन में एक ट्रिगर होता है, ट्रिगर को दबाएंगे तो क्या होगा, बुलेट मूव करेगी। ठीक, तो एक ट्रिगर वाली कंडीशन होती है, एक भंवर टाइप का उठता है सागर के ऊपर। सागरीय जल में क्या उत्पन्न होता है, एक हवा का बिल्कुल सटा हुआ सागर में एक भंवर उठता है गोलाकार, और ये भंवर ट्रिगर प्रभाव का कार्य करता है, और ये भंवर धीरे धीरे क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। आपने गर्मी या लू के मौसम में भी देखा होगा कि खेतों में या खलिहानों में या खुले क्षेत्रों में देखा होगा कि वायु का एक गोल गोल वायु का राउंडिंग जो है, चक्राकार वायु घूमती है, वो चक्रवात का क्या है, उदाहरण हो सकता है गोलाकार वायु का। आपने देखा होगा बहुत सारा, बचपन में हम लोग समझते थे कि भूत है, प्रेत है, तो भूत प्रेत ना होके वो चक्रवात का एक छोटा रूप हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक सागरीय क्षेत्र में ट्रिगर प्रभाव के कारण भंवर उत्पन्न होता है, जो कि कैसा स्वरूप ले लेता है, इस टाइप का ले लेता है, गोल टाइप का। ठीक है, गोल स्वरूप। तो आप देखेंगे कि हाई प्रेशर से हमेशा मूव किस साइड में हो रहा है, लो प्रेशर की ओर पवन मूव करेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसलिए गति कैसे हो गई, देखिए आप देखेंगे। और एक देखिए, जब भी जो है एक नियम और होता है कि जो विषुवत रेखा है आपकी, आपको एक बात पता होगी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, गति कर रही है। तो इस गति के कारण ही विषुवत रेखा पर मोटे तौर पे आप समझेंगे कि विषुवत रेखा पर एक कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। तो ये कोरियोलिस जो बल होता है, ये क्या करता है, पवन को अपनी दाहिनी दिशा में क्या कराता है, मूव कराता है। अब मान लीजिए ये पवन चल रही है, ठीक है, ये पवन है, और आप देखेंगे इसकी राइट साइड ये हो गई और लेफ्ट साइड क्या होगी, ये। तो ये देखिए मैंने ऐसे बनाया, अर्थात ये अपनी किस दिशा में मूव कर रहा है, राइट साइड। ये देखिए राइट साइड हो गई, ये पवन मान लीजिए इस दिशा से जा रही है, तो उसका दाहिनी सिरा कौन सा हो गया, ये वाला। पवन देखिए ऐसे आ रही है, तो दाहिना सिरा कौन सा हो गया, ये वाला। तो हमेशा याद रखेंगे कि कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ही जो भी भंवर उत्पन्न होता है, जो भी पवन उत्पन्न होती है, पवन का प्रभाव जब आगे बढ़ता है तो वो अपने हमेशा दाहिनी दिशा में क्या करती है, मूव करती है। तो दाहिनी दिशा में मूव करते हुए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, बढ़ती है, और इस कंडीशन में बड़े बड़े चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इन चक्रवातों में आप समझेंगे कि बारिश, जब भी बारिश की कंडीशन होगी, ये देखिए ये बाष्पीकरण वाला ही स्वरूप है जो संवहनी वर्षा आपने देखा था। तो इस प्रभाव में क्या होगा, बड़ी तेज भयंकर बादल बनेंगे और बारिश बड़ी तेज और खतरनाक तौर पे ओला वर्षा का एक भयंकर रूप देखने को मिलेगा, झंझा टाइप का, स्टॉर्म टाइप का। ठीक है, और बड़े पैमाने पर वर्षा होती है। कभी कभी ये सागर के किनारे जो कोई तटीय शहर है तो वहां भयंकर क्या करते हैं, विनाश को प्रारंभ करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो चक्रवात आते हैं, अर्थात आप ऐसे समझिएगा कि चक्रवात दो टाइप के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। एक चक्रवात आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलते हैं और कुछ दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलते हैं। तो चक्रवातों से कुछ सवाल आते हैं अक्सर, उन्हें हम देखते हैं कि विभिन्न देशों के किनारे जो चक्रवात आते हैं तटीय सागरों में, उनके क्षेत्रीय नाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे भारत में
जो चक्रवात आते हैं उनका नाम क्या है? चक्रवातों को क्या बोलते हैं? चक्रवाती बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये देखिएगा कि भारत में जो चक्रवात का क्रम उसको क्या बोलते हैं? चक्रवात बोलते हैं। दूसरा कि अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो चक्रवात आते हैं अटलांटिक महासागर के तट पर, उनको क्या बोला जाता है? हरिकेन। ठीक है, हरिकेन और टॉर्नेडो। ठीक है, ये कुछ कैरिबियन सागर जो दक्षिण अमेरिका से उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कुछ कैरिबियन द्वीप हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज टाइप के, तो उन कैरिबियन द्वीप के सहारे भी आ सकते हैं और ठीक अमेरिका के सम्मुख अटलांटिक महासागर वाले तट पर। ठीक है, कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे या महासागरों का अध्ययन करेंगे तो आपको विस्तार से समझाएंगे। ठीक। ऑस्ट्रेलिया में इन चक्रवातों का नाम क्या है? बिलीबिली। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है इन चक्रवातों को? बिलीबिली। चीन में क्या बोला जाता है? टाइफून। याद रखिए, कई बार पूछा गया है, चीन में इनको क्या बोलते हैं? टाइफून। ठीक है, चीन में टाइफून। जापान में टाइफू। कंफ्यूजन हो जाती है, चीन में क्या है? टाइफून है और जापान में क्या है आपका? टाइफू। फिलीपींस में इन्हें क्या बोलते हैं? वैगियो बोलते हैं, वैगियो। ठीक है, वैगियो, फिलीपींस वैगियो। ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं, कैटरीना, बुलबुल, हुदहुद, लीसा, फॉलिन। ये सब क्या है? आपने न्यूज़पेपर में इनके नाम या न्यूज़ में आपने इनके नाम देखे होंगे। कभी कहते हैं कि हुदहुद आ गया, कभी कहते हैं कि बुलबुल आ गया। ठीक है, तमिलनाडु के ऊपर तो बहुत सारे ये स्थानीय नाम और देखने को मिलते हैं, लीसा, फॉलिन। ठीक है, जब करंट वरेंट की क्लास चलेगी आपकी तो इनसे आपको बताया जाएगा कि कब किस तट पर, किस देश में, किस राज्य के सारे ये देखने को मिलते हैं। इतना देखेंगे कि हरिकेन, बिलीबिली, टाइफून, टाइफू, वैगियो, बुलबुल, कैटरीना, लीसा, हुदहुद, ये सब क्या है? चक्रवातों के विभिन्न नाम देखने को मिलते हैं आपको, और यहाँ से अक्सर सवाल आता है। ठीक है, कभी एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाता है क्रम से मिलाने के लिए नहीं, सवाल कुछ प्रकृति होती है क्वेश्चन की कि मिलान के लिए दे देते हैं। तो आपके लिए 4 विकल्प होंगे और सामने 4 चक्रवातों के प्रकार होंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? बिलीबिली है। चीन में कौन सा है? टाइफून है। जापान में कौन सा है? टाइफून। ठीक है, चलिए अब हम वर्षा के अन्य प्रकार, अम्ल वर्षा के बारे में देखते हैं कि अम्ल वर्षा क्या होता है और उसके क्या क्या नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का मतलब क्या है कि जब वर्षा जल के साथ अम्ल का क्या हो? अवपात हो, अर्थात जो वर्षा हो रही है उसमें किसकी मात्रा घुली हो? अम्लों की मात्रा घुली हो, तो ऐसी वर्षा को क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। अर्थात अम्लीय अवपात, वर्षा जल के साथ अम्ल के अवपात या अम्लीय अवपात को ही वर्षा जल अम्ल वर्षा कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिड रेन, अर्थात इसमें इसकी प्रकृति है अम्लीय। ठीक है, अच्छा देखिए एक सवाल, वर्षा जल की प्रकृति, वर्षा जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 माइनस। ठीक है, 7 से कम होना चाहिए। ये पीएच वैल्यू जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, ये पीएच मान निर्धारित करता है कि कोई वस्तु, कोई चीज, कोई द्रव, कोई जल अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। 7 पीएच मान जो होता है वो उदासीन माना जाता है। ठीक है, और 7 पीएच से वैल्यू कम है तो वो चीज अम्लीय होगी, और 7 पीएच से प्लस है तो वो चीज क्षारीय होगी। ठीक है, बाद में कभी आप साइंस पढ़ेंगे या ईवीएस पढ़ेंगे तो अलग से चीज दिखाई देगी। तो देखिएगा, मैंने क्या बताया था कि वर्षा में यदि अम्लों की मात्रा घुली हुई हो तो उसको अम्ल वर्षा बोलते हैं। अब अम्लों की मात्रा घुलेगी कैसे, ये आपको समझना है। आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई सागर है, कोई सागर का क्या है? स्रोत है। यहाँ से क्या बन रही है? जलवाष्प बन रही है। तो या पेड़ पौधों से भी वाष्पोत्सर्जन होता है तो कुछ मात्रा में जल निकलता है। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे आपकी सोसाइटी में बहुत सारे कारखाने, बहुत सारे फैक्ट्रियाँ, उद्योग हैं जहाँ से आपकी गैस प्रमुख निकलती है। कौन सी? SO2। कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गई आपकी, दूसरी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। विषैली कुछ गैसें हैं जो विभिन्न औद्योगिक कारखानों से क्या होती हैं? निकलती हैं। ये गैसें सल्फर डाई। ठीक है, तो जब सल्फर डाइऑक्साइड जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया हो रही है, क्या हो रही है? जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया हो रही है उस वाष्प में, उस जल वाष्प में क्या मिल जाए? SO2 की मात्रा मिक्स हो जाए, या सल्फर की ऑक्साइड मिल जाए, या नाइट्रोजन की ऑक्साइड मिल जाए, नाइट्रिक अम्ल वाले। तो जब ये SO2 या नाइट्रोजन की ऑक्साइड
जलवाष्प की प्रक्रिया में शामिल होकर, मान लीजिए ये क्या, ये जलवाष्प ऊपर पहुंची और ये बादलों का निर्माण हो गया। लेकिन इन बादलों में मान लीजिए इसमें क्या है, बादलों में क्या है, जल है, H2O है, लेकिन किस फॉर्म में, गैसीय अवस्था में। इस H2O में यदि क्या मिल जाए, SO2, सल्फर के ऑक्साइड मिल जाए, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाए, तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये बना देंगे आपका क्या, H2SO4, अर्थात आप इसको बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक। और यदि मान लीजिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यदि वर्षा जल में, यदि जल में किसके ऑक्साइड मिल जाए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल जाए, तो ये भी क्या बना देंगे आपका, नाइट्रिक अम्ल बना देंगे। क्या बना देंगे, नाइट्रिक। तो यही जो अम्ल यदि जलवाष्प में शामिल होकर, बादलों में शामिल होकर संघनन क्रिया, अब देखिए अब यहाँ के जो बादल हैं, यहाँ की जो जलवाष्प है, वो उसमें क्या है, अम्लों की मात्रा में मिक्स हो गई है, मिश्रण हो गया। तो अब यदि यहाँ संघनन प्रारंभ होगा, यदि यहाँ वर्षा होगी, तो ये वर्षा कैसी होगी, अम्ल वाली। इसी को बोल सकते हैं आप अम्ल वर्षा। अब देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि सागर में, आप एक प्रकृति समझिए, ऐसा नहीं है कि सागर के ऊपर से कोई जलवाष्प तो सिर्फ सागर पे ही बारिश करेगी, बादल जो है वो कहीं मूव करेंगे। ठीक है, आपको अभी मैंने हाई प्रेशर लो प्रेशर भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि सागर या नदी के ऊपर से जलवाष्प उठी है तो सागर या नदी में ही बारिश कर रहा है, वो कहीं पर भी धरातल में। मान लीजिए ये आपका कोई सागरीय भाग है और ये आपका कोई स्थलीय भाग है, स्थल, ठीक है, तो ये बादल मूव कहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि, अच्छा देखिए सवाल कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारक कौन सा है, तो आप याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा का प्रमुख घटक कौन सा, ये सब क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। गैस कभी पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, SO2। कभी गैस पूछी जाए कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, आप बताएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। आपने गौर किया होगा, देखिए अभी कुछ मैं उदाहरण बताता हूँ कि कुछ अम्ल वर्षा के क्या होते नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने पहला पॉइंट दिखाया गया भवन संचारण, जिसको बोला गया स्टोन लेप्रोसी। आप देखेंगे भवन संचारण का मतलब क्या है कि जब ये अम्ल वर्षा, अम्लीय जल जो जब किसी भवन पर गिरता है, किसी बिल्डिंग पर गिरता है, तो उसकी परतों को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। संक्षारण का मतलब क्षरण, अर्थात उसकी जो परतें हैं वो उनका सीमेंट की हैं, यदि पत्थर की हैं, तो वो परतें कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उनका क्षरण प्रारंभ हो जाता है। आपने देखा भी होगा प्राचीन खंडरनुमा कोई घर होता है, या प्राचीन आपने गाँव में देहात में कोई पुरानी कोई भी बिल्डिंग देखी होगी तो देखा होगा उसके किनारे जो ईंट है वो ईंट कैसी हो गई है, ईंट आधी ईंट आपने बाहर साइड में देखी होंगी कि बहुत सारी ईंटें कैसी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है, बुरादा टाइप का, चूरा टाइप का बन जाता है, पीला पीला रेड कलर टाइप का। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, ये अम्ल वर्षा के कारण ये चीजें देखने को मिलती है कि भवन को पत्थर, कोई भी पत्थर हो, कोई भी ईंट हो, कोई भी सीमेंटेड कोई चीज हो, उसको क्या कर देती है, ये अम्ल जब गिरता है वर्षा जल के साथ तो उसको तोड़ना प्रारंभ कर देता है, इसीलिए इसको स्टोन कैंसर या स्टोन लेप्रोसी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये नकारात्मक प्रभाव अम्ल वर्षा के देखने को मिलते हैं। देखिएगा एक ताजमहल का पीलापन, मैंने क्या लिखा हुआ, ताजमहल का पीलापन, ये इसका भी प्रमुख कारण क्या है, आपने देखा होगा कि ताजमहल जो पहले जो सफेद कलर का था, ठीक है, धवल एकदम व्हाइट थी, वो आजकल कैसा होता जा रहा है, पीला, हल्का सा जो सफेदी है वो पीले कलर में चेंज हो रही है। इसका भी कारण क्या है, अम्ल वर्षा। आपने देखा होगा ताजमहल कहाँ है आपका, सब लोग परिचित होंगे आगरा में, तो आगरा के पास में एक रिफाइनरी है, कौन सी, मथुरा रिफाइनरी। ठीक है, आगरा से थोड़ा सा आगे जाके मथुरा में एक तेल रिफाइनरी है। ठीक है, उस ऑयल रिफाइनरी में जब ऑयल का, देखिए अब ये बहुत सारी चीजें विस्तार से बताने की आवश्यकता कभी कभी पड़ जाती है। जो आपका पेट्रोल डीजल जमीन से निकलता है, ठीक है, सारी चट्टानों से निकलता है, तो वो कीचड़ नुमा होता है, उसको जो उसका एक परिसंस्करण होता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये मथुरा की जो ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ ये प्योरिफिकेशन होता है, जिस क्रम में क्या होता है, उस तेल रिफाइनरी से गैस निकलती है, कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में घुलकर मथुरा से आगरा की दूरी बहुत अधिक नहीं, तो ये SO2 वहाँ के आसपास के वायुमंडल में क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। और अब यदि यहाँ कोई जलवाष्प बनती है तो ये SO2 उस जलवाष्प में भी क्या होगी, शामिल होगी। तो मथुरा से चूंकि ताजमहल की दूरी अधिक नहीं है, तो ये जो SO2
जलवाष्प युक्त होगी, ये ताजमहल के आसपास आगरा साइड में मूव करती है और ताजमहल के ऊपर क्या कराती है, ये अम्ल वर्षा मान ली सपोज दैट होती है। तो चूंकि उस जल में क्या है, अम्लीय प्रकृति है, एसिड है, तेजाबी प्रकृति है, तो ये ताजमहल का जो संगमरमर है उसकी भी प्रकृति को, उसकी सफेदी को क्या कर देता है, संचारित कर देता है, क्षरण कर देता है, उसको पीलापन, हल्का सा जो पत्थर का जो संगमरमर का व्हाइट कलर है उसमें पीलापन देखने को मिलता है। या ऐसी भी कंडीशन बहुत सारी चीजें ताजमहल देखने को मिलती है कि जो परतें हैं वो कैसी हो रही हैं, खुल रही है, तो एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है अम्ल वर्षा। अच्छा, इसी अम्ल वर्षा का एक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है झील कातिल, क्या बोला जाता है, झील कातिल। ये झील कातिल का मतलब क्या है, अब ऐसे समझिएगा कि यदि अम्ल वर्षा किसी झील पर हो रही है, किसी सागर यदि अम्ल वर्षा किसी झील में हो रही है, उस झील में मान लीजिए यदि क्या है, मान लीजिए किसी नदी पर हो रही है, किसी सागर में हो रही है, किसी झील में हो रही है, उस झील में कुछ सागरीय जीव जंतु हो सकते हैं, मछलियां हो सकती हैं, अन्य वनस्पति हो सकती है। तो जब झील पर अम्ल वर्षा होगी तो जो झील के अंदर जो जीवधारी हैं, ठीक है, तमाम प्रकार के जीवधारी आपको जल में देखने को मिलते हैं, तो इन पर भी अम्ल वर्षा का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और झील का जो इकोसिस्टम है वो भी क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, जीवधारियों को तमाम चीजें देखने को, नकारात्मक चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, मछलियां बड़े पैमाने पर मछलियां मरना शुरू हो जाएंगी, तो ये भी एक नकारात्मक प्रभाव है किसका, झील कातिल का, सॉरी अम्ल वर्षा का। और क्या प्रभाव हो सकते हैं अम्ल वर्षा के, अम्ल वर्षा के और नकारात्मक, यदि आपकी बॉडी पर मान लीजिए अम्ल वर्षा हो रही है, उस वर्षा में अम्ल की मात्रा घुली हुई है, तो मान लीजिए आप वर्षा के सानिध्य में कांटेक्ट में आए, आप पर वो वर्षा हुई, ठीक है, तो आपको त्वचा से संबंधित विभिन्न रोग हो सकते हैं, त्वचा कैंसर और तमाम त्वचा संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, कभी जब और बायो या ईवीएस पढ़ेंगे तो विस्तार से चीजों को देखेंगे। तो आपका एक तो ये हो गया, आपने देखी पर्वतीय वर्षा पढ़ ली, संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और अम्ल वर्षा। एक वर्षा का टाइप होता है कौन सा, कृत्रिम वर्षा वाला, उसको और थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। कृत्रिम वर्षा बेसिकली देखेंगे सवाल कृत्रिम वर्षा से कौन कौन से सवाल हो सकते हैं। एक ही दो सवाल आपकी कृत्रिम वर्षा। देखिए पहली बात, कृत्रिम वर्षा का मतलब क्या, आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन। अब मान लीजिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ क्या है वर्षा देखने को नहीं मिलती है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो ऐसी जगह कृत्रिम वर्षा का उपयोग किया जाता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो एक दो सवाल यहाँ से बन सकते हैं, वो हमें आपको बताते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट रेन चलाए गए, रेन ड्रॉप वाले, ठीक है, जैसे गुजरात के कुछ भागों में जहाँ सूखा है, या राजस्थान के कुछ भागों में। तो चूंकि ये कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल वर्षा है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि वर्षा के लिए क्या चाहिए, बादल चाहिए, जलवाष्प चाहिए। तो इसमें कृत्रिम तरीके से, किस तरीके से, कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम तरीके से बादलों का निर्माण किया है। ठीक है, अब बारिश के लिए, वर्षा के लिए बादल चाहिए, जलवाष्प चाहिए, तो ये सब किस तरीके से होगा, आर्टिफिशियल तरीके से होगा। अब इसके लिए कुछ चीजों का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक तो आपका सवाल आता है क्या, ठोस CO, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या जिसको बोल सकते हैं बर्फ या शुष्क बर्फ के कण। दूसरा देखिए शुष्क बर्फ के कण, शुष्क बर्फ के कणों को का प्रयोग किया जाएगा कृत्रिम वर्षा में। दो तीन सवाल जहां से बन सकते हैं वो मैं चर्चा करता हूँ। आर्टिफिशियल रेन के लिए एक तो ठोस CO2 का प्रयोग हो सकता है, दूसरा शुष्क बर्फ के कणों का प्रयोग, और तीसरा सिल्वर आयोडीन। ये कई बार पूछा गया है, सिल्वर आयोडीन पूछा जाता है किस प्रविधि द्वारा कृत्रिम वर्षा संपन्न कराई जाती है। तो याद रखेंगे सिल्वर आयोडाइड विधि या सिल्वर आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, और कृत्रिम बादलों का निर्माण किया जाता है। और कृत्रिम बादल जब बन जाते हैं तो फिर क्या होगा, उसको एक खास टेम्परेचर देके, मिनिमम टेम्परेचर देके क्या होगा, कृत्रिम तरीके से वर्षा कराई जाती है, और उस क्षेत्र की सूखे की समस्या को जितना हो सकता है, संभव हो सकता है, संपन्न कराई जाती है वो वर्षा। अब है क्या, चूंकि ये कृत्रिम तरीके से नेचुरल नहीं है, तो थोड़ा सा क्या है, ये खर्चीली विधि है, महंगी विधि है, तो इसका प्रयोग आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। जब किसी क्षेत्र में विशेष आवश्यकता होती है तभी ऐसा कार्य संभव किया जाता है। अब हम भारत में वर्षा के संदर्भ की स्थिति देखते हैं कि भारत में वर्षा का क्या स्वरूप देखने को मिलता है। तो
आपको मोटे तौर पे एक बात पता है कि भारत में जो प्रमुख वर्षा होती है वो ग्रीष्म काल में होती है, ठीक है। जून के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक वर्षा चलती है ग्रीष्म ऋतु में। और एक आपने वर्षा देखी होगी जाड़ों वाली, सर्दी की ऋतु में एक वर्षा होती है। तो ये सवाल बनते हैं कि ग्रीष्म क्या अंतर है दोनों में, और ग्रीष्मकालीन वर्षा किस मानसून से आती है या शीतकालीन वर्षा जो है किस मानसून से आती है। तो थोड़ा सा इसका हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये मैंने भारत को बनाया और ये भारत का ये पूर्वी सिरा है, इसको पूर्वी घाट बोल सकते हैं, ये पश्चिमी घाट बोल सकते हैं। ये देखिए मैंने जल दिखाया, ये जल का मतलब क्या है कि ये एक सागर है, कौन सा, अरब सागर। कौन सा सागर है, इसको बोलते हैं हम अरब सागर, अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर जो सागर है उसका नाम क्या है, अरब सागर। इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। और इसके ठीक नीचे एक महासागर है, हिंद महासागर। हिंद, आप ऐसे देखिएगा कि भारत तीन तरफ जल से, भारत का जो दक्षिणी भारत है, हम इसको प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। एक ये अरब सागर है, एक ये बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या है, हिंद महासागर। ये हिंद महासागर की ही दो शाखा हैं, एक अरब सागर वाली शाखा और एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ठीक है। हिंद महासागर की पूर्वी शाखा को बोलते हैं आप बंगाल की खाड़ी, और हिंद महासागर की पश्चिमी शाखा को बोलते हैं आप अरब सागर। तो आप देखेंगे कि गर्मी की ऋतु में, या गर्मी का जो कहते हैं ना मानसून आया है, ठीक है। तो ये मानसून की गर्मी की जो वर्षा का कारण है वो कौन सा मानसून, तो आप देखेंगे कि हिंद महासागर। आप देखिएगा हिंद महासागर के ठीक नीचे जाएंगे तो आपकी क्या विषुवत रेखा प्रारंभ होगी कुछ 6-7 डिग्री के बाद, ठीक है। आप देखेंगे कि इस हिंद महासागर में कुछ चक्रवातों का क्या होता है, जन्म होता है, या कुछ ऐसी पवनें चलती हैं जिनके कारण ये ग्रीष्मकालीन वर्षा देखने को मिलती है, जिसको आप बोल सकते हैं। देखिए यहाँ मान लीजिए, यहाँ से जलवाष्प प्रारंभ हुई विषुवत रेखा से, और ये उठ के धीरे धीरे आगे इसका विस्तार होगा, और ये कहाँ तक आएगी। तो आप ऐसे देखिएगा कि ये जो मानसून आ रहा है, या ये जो चक्रवात का प्रारंभ हो रहा है, ये पहली बात तो कौन सा चक्रवात होगा, क्योंकि आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के कहां से गुजरी है, मान लीजिए यहाँ से भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरी है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में गुजरी। तो नीचे जो वर्षा की स्थिति देखने को मिल रही है, यहाँ जो चक्रवात देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 23.5 डिग्री से लेके आपका नीचे 0 डिग्री तक का भाग होगा वो कौन सा होगा, उष्णकटिबंधीय वाला होगा। और 23.5 डिग्री के ऊपर नॉर्थ में आप जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में तो शीतोष्णकटिबंधीय होगा। तो ऊपर जो वर्षा की स्थिति अभी देखेंगे बाद में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात वाली होगी, लेकिन ये जो वर्षा का आप ग्रीष्म ऋतु में देखते हैं ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आती है। तो यहाँ जो चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं ये दो दिशा में हिंद महासागर से जो पवनें चलेंगी, आर्द्र जो पवनें हैं, हवाएं हैं, ये दो धाराओं में बढ़ती हैं। इसको बोलते हैं, देखिए ये कौन सा है, ये पहली बात तो दक्षिण है, ये दक्षिण है, ऊपर उत्तर है, आपको पता है, ये पूरब है, ये पश्चिम। तो इस मानसून को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, चूंकि ये दक्षिण है पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये देखिए हिंद महासागर में ये उठ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून। अभी देखिए इधर कौन सा मानसून है, दक्षिण पश्चिम, तो इधर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी, क्योंकि पूरब दिशा में दक्षिण पूर्वी मानसून। अब देखिए भारत में आपको पता है, कहते हैं कि मानसून आ गया जून में, तो इसका मतलब क्या है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, आपको मैंने बताया था कोरियालिस बल के कारण पवनें किस दिशा में चलती हैं, अपने दाहिनी दिशा में। तो यहाँ से जो पवन उठ रही है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून आ रहा है, ये किस दिशा मूव करेगा, अपने दाहिनी दिशा में, मतलब इस दिशा में। और आपको पता है ये भारत का, यहाँ ये गुजरात है, ये सबसे लास्ट में देखिए केरल पड़ता है, और ये यहाँ गुजरात है। अब चूंकि यहाँ सागर है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट, और इधर वाले एरिया को क्या बोलेंगे, जो जल के किनारे सागर के तट पर होगा उसको पूर्वी घाट बोलेंगे। तो आपका ये दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है अरब सागर वाली शाखा वाला, तो आप देखेंगे कि ये 1 जून को आप ये जो गर्मियों में जब पहली वर्षा प्रारंभ होती है उससे आप अनुमान लगाइए कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ये केरल में एक तरफ है कौन सा, माला, ये केरल के सामने जो भी
भाग है अरब सागर के साइड में, इसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। तो 1 जून को ये मानसूनी जो हवाएं आती हैं ये केरल के मालाबार तट पर टकराती है। कब? 1 जून। और यहाँ क्या प्रारंभ होती है? वर्षा प्रारंभ होती है। अब देखिए ये है तो दक्षिण पश्चिम मानसून। अब लेकिन चूंकि यहाँ घाट है अर्थात पर्वतीय स्वरूप है तो ये वर्षा किस रूप की हो जाएगी? पर्वतीय वर्षा इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो केरल के मालाबार तट पर टकराने के बाद ये मानसूनी हवाएं धीरे धीरे कहाँ बढ़ती हैं? आगे बढ़ती हैं। पहले सबसे पहले वर्षा होगी इसी पश्चिमी घाट, ये जो घाट है अर्थात देखिए स्टेट है। अभी देखिए भारत जब आप पढ़ेंगे, भारत का सामान्य परिचय आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें एक एक चीज स्पेशली बताई जाएगी, कहाँ कौन सा राज्य, कौन सी स्थितियाँ। अभी वर्षा वाले टॉपिक को थोड़ा सा भारत के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि आपके 1-2 सवाल यहाँ से यदि आते हैं तो वो गलत ना। चल, तो पहले केरल के मालाबार तट पर टकराएगा और 22 जून तक आते आते लगभग आप देखते हैं 22 जून के तक आते आते ये आपके उत्तर भारत में आके क्या करता है? यहाँ वर्षा प्रारंभ कर जाता है। अब देखिए पर्वतीय वर्षा मैंने बताया था कि पवनमुखी ढाल पर वर्षा क्या होगी? ज्यादा होगी और पवन विमुखी ढाल पर वर्षा कम होगी। तो पश्चिमी घाट के ऐसी सारे वर्षा क्या होती है? ज्यादा देखने को मिलती है। अच्छा देखिए दूसरी बात मैंने बताई थी कि इसी यहाँ से जो ये पवने उठ रही, एक दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया, एक कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्वी मानसून, या इसको बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा वाला मानसून। अब ये यदि मानसून इधर आएगा तो ये मानसून धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगा? आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपको पता है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसम में। मौसम इससे पहले चेरा, और दोनों ही कहां पड़ते हैं? आपके मेघालय में। तो ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा वाला मानसून होगा, ये कहां मूव करेगा? ये देखिए ये कुछ थोड़ी बहुत वर्षा पूर्वी घाट पर करवा देगा मानसून, और थोड़ा ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये आगे बढ़ते हुए कहाँ चली जाएंगी? नॉर्थ ईस्ट में चली जाएंगी। और यहाँ आपको पता है चेरापूंजी और मौसिनराम में भी ये बारिश करवाती है। आपको पता है कि मौसिनराम में सर्वाधिक औसत वर्षा काउंट की जाती है। अभी देखिए ये मैंने कुछ उदाहरण देखे हैं कि यहाँ से सवाल आते हैं कि जो आम्र वर्षा है या इसको बोलते हैं मैंगो शॉवर, ठीक है, तो ये आम्र वर्षा का मतलब क्या है? आम की वर्षा नहीं होगी, ये आम की वर्षा का मतलब क्या है कि आम्र वर्षा में केरल में ढाल पैमाने पे होगी यहाँ पर। तो ये आम्र वर्षा का फायदा क्या होता है कि आम्र वर्षा का मतलब क्या है कि आम की खेती के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। यहाँ जो केरल में ये वर्षा होगी ये आम की खेती के लिए क्या होगी? आवश्यक होगी, जिसको मैंगो शुगर बोलते हैं। एक कॉफी वर्षा लिखिए, इसका मतलब क्या है कि कॉफी की खेती के लिए ये वर्षा क्या होती है? आवश्यक होती है, जो कहाँ होती है? कर्नाटक में, ठीक है। इसी को चेरी ब्लॉसम, एक चेरी की खेती के लिए, जो चेरी आप खाते हैं चेरी, तो चेरी ब्लॉसम ये भी चेरी की खेती के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है, ठीक है। तो कॉफी वर्षा आपकी कहाँ देखने को मिलती है? कुछ सवाल बनते हैं कभी ऑब्जेक्टिव में मिलाने के लिए दे देते हैं, ठीक है। चाय वर्षा, आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? असम में। वैसे चाय की खेती के लिए बहुत अधिक बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब भी आवश्यकता होती है तो ये चाय की वर्षा का मतलब ये है कि चाय की खेती के लिए जो बारिश आवश्यक है वह वर्षा की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि चाय बरस रही। तो चाय की खेती के लिए जो वर्षा आवश्यक है ये चाय वर्षा कहाँ देखने को मिलती है? असम में, ठीक है। आपको पता है कि कॉफी का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, ठीक है। काल वैशाखी एक वर्षा का और रूप देखने को मिलता है, काल वैशाखी, ये कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। ग्रीष्मकालीन वर्षा के 2 स्वरूप, एक दक्षिण पश्चिमी मानसून और एक दक्षिण पूर्वी मानसून आपने देखे, ये अरब सागर साइड से आएगा और ये बंगाल की खाड़ी। अब हम देखते हैं ये बारिश का जो स्वरूप है ये कौन सा है? ग्रीष्मकाल वाला। और ये बात सत्य है कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, देखिए ये भी सवाल आता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो आप याद रखेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। दूसरा, भारत में सर्वाधिक वर्षा की प्रकृति है, और ऑप्शन हो पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा, तो आप क्या बोलेंगे? भले ही मानसून के कारण आ रहा है लेकिन किसी न किसी पर्वत के सहारे वर्षा जहाँ तक रिकॉर्ड हो रही है। जैसे पश्चिमी घाट पर आपको ज्यादा वर्षा मिलती है। इधर देखिएगा ये पूरा नॉर्थ ईस्ट कैसा है? पर्वतीय क्षेत्र, तो यहाँ वर्षा ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपने 2 बातें समझी कि एक मानसून दक्षिण पश्चिम होगा और एक दक्षिण पूर्वी होगा, ठीक है।
ये मानसून कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु वाला। अब हम आते हैं थोड़ा सा शीत ऋतु की चर्चा करते हैं कि ठंड में जो जाड़े में वर्षा होती है वहां से भी का सवाल बनता है। तो शीतकालीन मानसून, शीतकालीन जो शीतकालीन वर्षा होती है ये भी दो मानसूनों के कारण होती है। देखिए अब देखिए आप ऐसे समझिएगा कि शीतकालीन जो मानसून है, इधर देखिएगा शीतकालीन मानसून की जो स्थिति देखने को मिलेगी या ठंड में जो वर्षा होगी वो आपके दक्षिण भारत में देखने को नहीं मिलती, ये आपके उत्तर भारत में ज्यादातर देखने को मिलेगी। देखिए एक इधर देखिए ये पश्चिमी ये भारत का पश्चिमी किनारा है और इधर आपका क्या है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान देखने को मिलते हैं। और ऊपर जाएंगे, अभी देखिए वर्ल्ड के स्तर पर, विश्व के स्तर पर आकृति बनाई जाती है तो ज्यादा समझ में आता। आप देखिए थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो यूरोप के किनारे आप एक महासागर देखेंगे, सॉरी काला सागर या आप कैस्पियन सागर देखेंगे, तो वहां से कुछ आर्द्र हवाएं चल के आती हैं। मान लीजिए इधर से हवाएं आ रही है तो इन हवाओं को क्या हो जाता है? पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। और ये पश्चिमी विक्षोभ कैसा होगा? ये पश्चिमी विक्षोभ की जो हवाएं होंगी ये शीतोष्ण चक्रवात का उदाहरण होंगे, जबकि ये कौन सा था? उष्ण चक्रवातों के उदाहरण थे। तो ये शीतोष्णकालीन जो शीतोष्ण चक्रवातों हैं तो उसका एक शाखा मान लीजिए ऐसे गुजर जाती है और एक शाखा जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए पश्चिमी विक्षोभ के रूप में आती है। और यहाँ पर आपका ये हो गया आपका लगभग इसको बोल सकते हैं उत्तर भारत। ये इधर आपका दिल्ली देखने को मिलेगा, पंजाब देखने को मिलेगा, ठीक है, दिल्ली तो यहाँ पर है। पंजाब और हरियाणा होते हुए ये कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर भारत के मैदान में। तो देखिए ये जाड़े वाली जो एक सवाल देखिएगा, जाड़े की ऋतु में या सर्दी की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा का कारक कौन सा है? आप उत्तर बताएंगे पश्चिमी विक्षोभ। या शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन सा मानसून है? तो बताएंगे पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिम से आ रहा, पश्चिमी देश से आ रहा है, ठीक है। आपका साइबेरिया कहाँ इधर पड़ेगा? पश्चिमी यूरोप में। अब आप ऐसे देखेंगे कि ठंड की ऋतु, एक सवाल और आता है कि ठंड की ऋतु किस फसल के लिए लाभदायक होती है? तो आप बताएंगे, आप देखेंगे जब सर्दी में वर्षा होती है, बहुत बड़े पैमाने में वर्षा नहीं होती लेकिन हल्की फुल्की जो भी सर्दी की वर्षा होती है, तो आप वर्षा की ऋतु में एक फसल देखेंगे गेहूं की, रबी की फसल की, लगभग दिसंबर में उसको बोया जाता है। तो आप देखेंगे कि गेहूं की फसल के लिए साथ में सरसों कहीं कहीं होता है, तो उसका मुख्य ये पश्चिमी विक्षोभ का मुख्य प्रभाव जो पड़ता है, जो जाड़े की वर्षा होती है, इसका प्रभाव पड़ता है गेहूं की फसल पर। गेहूं की फसल के लिए कौन सी बारिश लाभदायक है? तो आप बताएंगे सर्दी की वर्षा। और सर्दी की वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। देखिए एक मानसून और आता है, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। ये देखिए उत्तर है और ये पूर्व दिशा है, तो उत्तर साइबेरिया से ऊपर देखिए रूस पड़ता है, साइबेरिया वाले क्षेत्र। तो यहाँ से अभी देखिए विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इधर देखिएगा कौन सा मानसून आएगा? इधर से उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी मानसून आता है तो कुछ हिमालय उसको रोक लेता है। अब देखिएगा ये आपका हिमालय, ये आपका क्या है? नेपाल है। ये नेपाल हो गया और ये इधर क्या आपको हिमालय देखने को मिलेगा। तो उत्तर पूर्वी मानसून से जो हवाएं आती हैं उनको थोड़ा सा हिमालय क्या करता है? रोक लेता है और जो कुछ हवाएं बसती है वो क्रॉस करते हुए यहाँ आती है और मुख्यतः यहाँ कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती है। खैर, हमने वर्षा के आज विभिन्न स्वरूपों को कुछ पिछले वीडियोस में, कुछ आज के वीडियोस में वर्षा के प्रकारों को समझने का प्रयास किया और देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियोस ये पसंद आ रहे होंगे। आपके वर्षा के 2 टॉपिक हो गए हैं, दोनों आप देखिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को कृपया करके क्या करें? सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचते रहें, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।